सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या आज लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पेश आया, जहाँ पर धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में 3 अफराद जहाँ बाहर, जबकि बच्चों और ख़वातीन समेत 16 ज़ख्मी हो चुके हैं। IG पंजाब के मुताबिक ये तकरीब कारी थी, ये एक हादसा नहीं था और बाकायदा तकरीब कारी यहाँ पर की गई जिसमें गैर मुल्की बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है, जिसकी बहुत ही अफसोस है और हम सब मजम्मत भी करते हैं इसकी। और ज़ाहिर इसकी तहक़ीक़ात का भी हुक्म दे दिया गया है, इसकी रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज का, जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी था। दीगर भी मामलात हैं, दीगर भी इशूज़ हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे आपके आज के शो में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाजरीन जब से हुकूमत आई तो हुकूमत कहना था कि हमें जो मईशत मिली वो इतनी ख़राब हालत में मिली क्योंकि इतने कर्ज़े लिए गए थे, ख़जाना खाली रखा गया था, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब रही। सूरत हाल आज भी कुछ अच्छी नहीं है। एक आम आदमी के लिए सूरत हाल आज भी ख़राब है। आज भी वो परेशान है अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए। आज भी उसकी तनख्वाह जो है वो महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाती है और जो रोज़गार है ज़ाहिर है वो नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, गुर्बत बढ़ चुकी है। ये तमाम तर मामलात हैं। हुकूमत मईशत को बेहतर करने के लिए क्या काम कर रही है? ये भी कहा गया कि जो रेमिटेंस आई उनसे भी बहुत कुछ सहारा लगा मईशत को, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कर्ज और इस तरह के मामलात ही मईशत को सहारा दे सकते हैं? क्योंकि आज मैं बात ज़रा करने वाली हूँ कि कल जो वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि अब सकूक बॉन्ड्स जो हैं उसके तहत कर्जा लिया जाएगा, जिस पर हुकूमत पहले की हुकूमतों पर तनकीद करती रही है। वफाकी हुकूमत ने माली इस्तेहकाम के दावों के बावजूद नाजरीन भारी कर्ज लेने का प्लान तैयार किया। वफाकी काबीना ने एक समरी मंजूर की। 3 एयरपोर्ट्स M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखा जाएगा। समरी के मुताबिक सकूक बॉन्ड्स जारी होंगे, कर्ज लिया जाएगा और इसके एवज इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट, M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखा जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने इस्लामाबाद F9 पार्क को गिरवी रखने का प्लान तैयार किया गया था, जिसे बाद में मुस्तरद किया गया। वफाकी काबीना ने 26 जनवरी को समरी मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने का प्लान तैयार करने की हिदायत की थी। ज़राए के मुताबिक अफसर शाही ने इस्लामाबाद के क्लब के बजाय एयरपोर्ट्स, मोटरवेज और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को इस लिस्ट में शामिल कर दिया था। अगर हम बात करें तो 244 एकड़ पर मुश्तमिल इस्लामाबाद क्लब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आला हुक्काम और बासर शख्सियात के लिए मुख्तस है। सरकारी असासे गिरवी रखकर दीगर ज़राए के मुताबिक कम शरह सूद पर जो है ये कर्ज हासिल किया जा सकेगा। अच्छा, ये तो आज हुकूमत कर रही है और यही तरीके इंसाफ की हुकूमत, यही इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो पिछली हुकूमतों पर तनकीद भी बहुत किया करते थे। इसी तरीके से जो चीज़ें गिरवी रख के जो कर्ज हासिल किया जाता है उस पर बहुत नारा नज़र आते थे। तो क्या कहते थे पहले इमरान खान साहब और उनके वुज़रा, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थे। इसी में बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब, शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ नज़ीर लगाई साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ हैं, बहुत शुक्रिया। और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अख्तुंज़ार चटान साहब हमें ज्वाइन करें। तमाम हज़रात का शुक्रिया। मैं बात पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी बसरा साहब। जब पहले हुकूमत नहीं थी तो हर चीज़ पर तनकीद किया करते थे और यही कुछ मामला इस हवाले से भी है, सकूक बॉन्ड्स के हवाले से। तो वो चीज़ जो पहले आप समझते थे कि गलत है, आज वही काम आप लोग कर रहे हैं। क्या वजह यह है कि आप हुकूमत में आके पता चलता है कि बहुत सारी फैसले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो शायद पहले बुरी लग रही होती हैं, जो शायद पहले गलत लग रहा होता है, लेकिन अब हुकूमत में आते हैं, उस कुर्सी पे बैठते हैं तो मालूम होता है कि कुछ फैसले मजबूरी होते हैं? क्या ऐसी ही बात है? सुमैया, देखिए, मैं बिल्कुल आपने सही कहा कि हुकूमत और अपोजिशन का बहुत फ़र्क होता है। जब हुकूमत में आप आते हैं तो आपको चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि आपके मुल्क के क्या हालात हैं, आपकी इकानमी की क्या सूरत हाल है और आपका विजन क्या है और आपकी सोच क्या और किस तरह अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। अब फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क वहाँ पे आता है कि जहाँ पे आप अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, अपनी जायदादों को बढ़ाने के लिए, अपने माल को बढ़ाने के लिए, दुनिया के अंदर अपनी जायदादें ख़रीदने के लिए और अपने बच्चों के लिए आप सारा कुछ बनाते हैं और अपने फ्रंट मैन्स के ज़रिए डीलें करते हैं,
वहाँ फ़र्क आता है। यहाँ पे सूरत हाल क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह जो काम भी हो रहा है ट्रांसपेरेंट हो रहा है, उसको बाकायदा उसके तमाम रूल एंड रेगुलेशन जो है इनको अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद जाके तमाम उसको मीडिया में हम पब्लिक करते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है। अब ये जो बात स्पेसिफिक आपने जो क्वेश्चन किया है, देखें हालात आपके अब ये हैं कि सूरत हाल सुमैया इसमें कोई कतई दो राय नहीं है। आप भी अगर कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, कोई भी हुकूमत में हो और वो हुकूमत में हो ख़ास तौर पे जिसको 70 साल में पाकिस्तान की तारीख पहली बार हुकूमत मिली हो सुमैया, वहाँ पर सूरत हाल आपका ये हो कि वहाँ पर सिर्फ कर्जे हों, वहाँ पे ख़जाने खाली हों, वहाँ पर आपने ऑलरेडी अपने अपने मुल्क को IMF के पास, लेकिन सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि जो जिस चीज़ को आप गलत समझते थे आज वही काम आप कर रहे हैं। मोटरवेज को, हाईवेज को, हत्ता के पार्क्स को भी गिरवी रख के अगर ये फैसले किए जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये ठीक है, तो फिर आपके लिए ठीक और दूसरे के लिए गलत कैसे हो सकता है? नहीं समझिए, मैं बिल्कुल मैं जो आप बात कहना चाहती हैं मैं भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। अगर बात उस वक्त गलत थी तो अब भी गलत है, आप यही कहना चाहती हैं और मैं भी इस पर एग्री करता हूँ। अब इशू क्या है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपने जब चीज़ों को एनालाइज किया, आपने देखा ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके मुताबिक आपने तो ये देखा कि यहाँ का वजीर ख़जाना प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ लेकर पतली गली में से निकल जाता है। जब हमने ये देखा कि यहाँ पर पूरी ये जो कह रहे हैं ना बिलो पॉवर्टी, आपका मुल्क इस वक्त मेरी नजर में, चलें ये डिबेट बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपका पॉइंट आ गया जो आप कह रहे हैं कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि वाकईतन फिर आपको समझ आती है कि जब पब्लिक ऑफिस होल्डर बनते हैं, मुल्क के लिए फैसले करने पड़ते हैं, तो फिर कुछ ऐसे भी फैसले होते हैं जो पसंदीदा नहीं होते। ठीक है राना एहसान साहब, वो काम जो पीपल्स पार्टी करती रही, जो आप करते रहे, अगर आज PTI कर रही है तो एतराज किस बात का है फिर? देखें, जो इन्होंने हमारी अगर दौरे हुकूमत में 100 चीजों पे तनकीद की थी, आज इन्होंने वही 100 चीजें रिपीट की और 10 उससे अजाफी जो है वो काम खुद कर दिया है। यानी कि हर चीज इन्होंने कहा हम खुद खुशी कर लेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। इन्होंने हमारे से ज्यादा कर्जा लिया और कम टाइम में नहीं मालूम था ना, हुकूमत बनाने के बाद पता चला। बस तो फिर ये तस्लीम करें कि इनकी सारी बातें जो हमारे पे इल्जामात लगाए वो सारे झूठे थे। ये तस्लीम कर लें कि जब महंगाई बढ़ती है तो हुक्मरान करप्ट होते हैं, जब आप कर्जे लेते हैं तो आप जेब में डालने के लिए कर्जे लेते हैं। लेकिन फर्क है सुमैया, हमने कर्जे लिए तो इस मुल्क में डेवलपमेंट हो रही थी। आज डेवलपमेंट नहीं हो रही और कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं। मैं आपके एक में फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। 16 खरब रुपए की मनी सप्लाई थी, यानी कि जो टोटल मनी सर्कुलेशन थी 2018 में 71 सालों में 16 खरब रुपए की थी, आज 23 खरब पे पहुंच गई है। 44% मनी सप्लाई में इजाफा आ गया क्योंकि ये पैसा छाप रहे हैं और 10,000 अरब का इनका खसारा है फेडरल हुकूमत का पिछले 3 सालों में, जिसका मतलब है इन्होंने 10,000 रुपए अजाफी खर्चे जो इनके पास पैसे नहीं थे। तो ये हमें और उसके अंदर डेवलपमेंट भी कोई नहीं हुई, कोई डैम नहीं बना, कोई बिजली घर नहीं बने, 1 मेगावाट नहीं बना, कोई मोटरवे नहीं बना, सारे पुराने प्रोजेक्ट पे इन्होंने तख्तियां लगाई। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जो शुरू में सूद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, डॉलर को बहुत ज्यादा डीवैल्यू कर लिया, जिसके वजीर खजाना ने खुद कहा अप्रैल के महीने में कि इनकी मईशती पॉलिसीज तबाहकुन। लेकिन अब उनका स्टेटमेंट 1 महीने बाद तब्दील हो गया था राना एहसान साहब। बिल्कुल, वो जब उनकी जब ट्यूनिंग हुई, उनको बताया गया भाई अब आप ये बातें सच नहीं बोल सकते, अब आप वजीर खजाना की कुर्सी पे आयद हो गए, अब सच बोलने की आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने बयान तब्दील कर लिया। अब ये हमारे पे देखे 3 साल। और दूसरी बात सुमैया, मुझे कोई पाकिस्तान की 73 साल हुकूमत ला दें जो तीसरे साल चौथे साल भी ऑपोजिशन कोई गाली गलोच कर। बिल्कुल सही। आपने शुरू के 1 साल 1.5 साल तो ये मामला चलता है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल जायज है कि जब आपके 3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इतना अपोजिशन पर आप तनकीद नहीं कर सकते, फिर आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है। पॉइंट टेकन। खुंजान साहब, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी ये डील्स इस तरह के मामलात करती रही, IMF के पास भी गई, सकूक बॉन्ड्स भी जारी किए, यही काम मुस्लिम लीग नून ने किया। शायद हमारा मुल्क चलता ही ऐसे है, हमारा मुल्क कर्जों पर चलता है, आदत सी हो गई हमें कर्जे लेने की और उस तरीके से आगे बढ़ने की, एक साइकिल चल रहा है। आज PTI भी वही कर रही है क्योंकि अब PTI को पता चला है कि ऐसे ही चलना है। कुछ अरसे तक हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट है उनका कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा, ये 5 साल में ठीक नहीं हो सकता।
तो फिर एतराज़ किस चीज़ का है आप लोगों को? आप लोगों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो अगर आप हों तो उसको ठीक कर दें और ये ठीक नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुमैया, आज लाहौर में जो धमाका हुआ है मैं इसका पुरजोर मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल। और इसमें जो लोग शहीद हुई हैं इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जो ज़ख्मी हुई है इनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और इन लोगों को यकीन दिलाते हैं कि आज के आपके गम में हम सब पूरा पाकिस्तान बराबर के शरीक है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरी इस बात की आप चश्मदीद गवाह है, या आप कभी जाके आपकी जो प्रोग्राम है नेट पे आपकी मेरे साथ जो हुई है जी। 1 साल के प्रोग्राम निकाल के वो देख ले कि 1 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया कि मैं चीख के कह रहा हूँ कि दहशतगर्द दोबारा रीग्रुप हो रही है, दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। हमारे पाठा में हर दिन 4-4, 5-5 लोग टारगेट हो रहे हैं और ये सिलसिला यही रुकेगा नहीं, ये पूरा पाकिस्तान में फैलेगा। अल्लाह रहम करे। और जो नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया है तो मेहरबानी करके इस चीज पे आप लोग अमल करें। सही। पिछले द्वार में हमारे जो 2 बड़े चैलेंज थे, जो लोगों का न चीनी कापी करता, न पानी कापी करता, न आटे कापी करता, 2 चीजें थी कि लोग, एक लोड शेडिंग की वजह से और दूसरा दहशतगर्दी की वजह से। और लोग समझते थे ये 5 साल हमारे दौर में, 5 साल मुस्लिम लीग नून की दौर में इस पे जो काम हुआ, तकरीबन कोई 80% काम दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे दौर में हुआ और 20% काम मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ। इस तरह लोड शेडिंग पे कोई 20-30% काम हमारे दौर में हुआ, क्योंकि एक तो अदालतों ने हमको पकड़ रखा था, दूसरा ये कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था और तकरीबन कोई 70-60% काम इस पे मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ। और लोग समझ गए कि हमारे जो ये 2 बड़े मसाइल थे कि एक दहशतगर्दी और एक लोड शेडिंग, इस पे हमने काबू पा लिया। लेकिन बहुत बदकिस्मती से हम कह रहे हैं कि ये मौजूदा PTI की हुकूमत में ये 2 चीज़ें दोबारा पलट के आ गई। लोड शेडिंग भी आ गया, वही 18-18, 19-19 घंटे तक लोड शेडिंग भी पहुंच गया और दहशतगर्दी जो है वो भी अल्लाह करे कि इस पे हम काबू पा लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात बहुत ज़बरदस्त नहीं। वज़ीर ख़ारिजा ने कह दिया कि 90 की दहाई में हम वापस जा रही हैं और हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में भी जो हालात है, इस ये तो आपके टॉपिक नहीं है, कभी टॉपिक हो तो इस पे भी बात कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें आ जाते हैं। हम हुकूमत के मसाइल पे, हुकूमत ने, हर हुकूमत जो इक़्तिदार में आ जाती है तो इक़्तिदार आने से पहले लोगों को एक मैनिफेस्टो देते हैं, एक मंशूर देते हैं और इस मंशूर और मैनिफेस्टो की बुनियाद पे पब्लिक से वोट लेते हैं और वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। PTI ने भी एक मंशूर दिया था, एक मैनिफेस्टो दिया था इस कौम को। 3 साल हो गई, 3 साल में ये कौम को बताए, इन्होंने करप्शन का कहा था। हम नहीं समझते कि 3 साल में करप्शन मुकम्मल ख़त्म होगा, लेकिन अगर कम हो जाता, थोड़ा कम हो जाता, बहुत कम हो जाता, इसमें कोई बेहतरी आ जाती तो हम कह सकते थे कि हुकूमत जो है वो सुरखरू है। लेकिन हालात ये हैं कि रिपोर्ट ये है कि करप्शन में इजाफा हुआ है, 7 पॉइंट करप्शन बढ़ गया है। ये मौजूदा 3 साल में कम नहीं हुआ है। कर्जे थे पाकिस्तान में, इन लोगों का ये भी कौम के साथ वादा था, पाकिस्तान के अवाम के, इनके मैनिफेस्टो का वादा ये था कि हम कर्जे नहीं लेंगे। अच्छा, हुकूमत के बहुत सारे वादे थे, मैं मानती हूँ तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत नहीं बनाई थी तो बहुत सारे वादे कुछ रियलिस्टिक नहीं थे, लेकिन जब वो आई हुकूमत में तो पता चला कि बहुत सारी चीजें जो हम कह रहे होते हैं वो नहीं होती हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है सर, ये तो तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट है ना, मैं दोहरा रही हूँ। ये स्टेटमेंट गलत है। चलें, ये स्टेटमेंट गलत है, चलें मैं बात को आगे बढ़ाऊं। क्विकली सर, मुझे आगे बढ़ना है, क्विकली 10 सेकंड में बात सुनिए, 10 सेकंड में। गलत इस वजह से है कि एक तो ये कि PTI में जितने लोग हैं वो ज़ीरा ये तमाम हुकूमतों में रह चुके हैं। इनका तमाम हुकूमतों के, चाहे डिक्टेटर है चाहे जमहूरी हुकूमत है, इन सब का तजर्बा है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये जब अपोजिशन में थी तो इन लोगों के हर कमेटी में इन लोगों के मेंबरान थे, स्टैंडिंग कमेटियों में।
इनको एक मुल्क के हालात के बारे में मुकम्मल पता था और एक सूबे पे इन लोगों का हुकूमत था। तो ये कहना कि इक़्तिदार से पहले हमें हालात का अंदाजा नहीं था, ये गलत है। उनको अंदाजा था, लेकिन इन्होंने कौम से झूठ बोला था कि मैं 100 दिन के अंदर अंदर ये मसाइल खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, पीपल्स पार्टी देखिए, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, उनका काम तनकीद करना है, बिल्कुल हुकूमत तनकीद करें, लेकिन कोई ऐसा तरीक़ाकार बता दें जिससे लगे कि हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक हो सकती हैं। आप लोग ज़ाहिर है ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, तो बताइए जो पहली बार हुकूमत कर रहा है उसके साथ बैठ के मईशत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से बात करें ताकि चीज़ें दुरुस्त सिमत में जाएं, तनकीद भी करें लेकिन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी काम करें। ठीक है, पॉइंट टेकन। लगारी साहब 2004 में भी ऐसा ही हुआ, उसके बाद 7 में भी हुआ, 9 में भी, 10 में, माजी में बहुत सारी मिसालें हैं जब हुकूमतें फैसला करती रही हैं कि सकूक बॉन्ड्स जारी किए जाएँ और उस पर पहले यानी कि तहरीक इंसाफ खुद तनकीद करती रही, लेकिन आज तहरीक इंसाफ गिरवी रख के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं हम कि चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है वो कर्ज जो है वो लेगी और आसान ज़ाहिर है उस पर सूद जो है वो कम होगा। अगर ये फैसले करने पड़ते हैं, मजबूरी होती है, तो क्या आपको लगता है कि फिर दूसरी पार्टीज़ जो ज़्यादा बेहतर समझती हैं सियासत को, फिर उनको उस वक्त तनकीद करनी चाहिए कि आज ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं? क्या हुकूमत के लिए वाकई मजबूरी होती है ऐसे फैसले करना? पहली बात यह है कि आप क्या बेच रहे हैं, अपने असासे बेच रहे हैं, अपनी एक्सपर्टी बेच रहे हैं, अपनी महारत बेच रहे हैं, आप गिरवी क्या रख रहे हैं। ये बहुत तकलीफ़देह बात है कि आपके एयरपोर्ट्स, आपकी इमारतें और आपकी शाहराहें गिरवी रख दी जाएँ। और हम माजी को रोते थे और अब भी रोते हैं कि माजी में हमारे साथ क्या हुआ था। तो बहुत मुख्तसरन बताता हूँ, जब रेड क्लिफ अवार्ड का मामला था तो जो हमारे नुमाइंदे थे जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मुनीर ने बाइकाट कर दिया था। अगर वो बैठे होते तो ये जो तकसीम थी दोनों मुल्कों की वो बेहतर होती है, और इन्होंने बाइकाट करने के बाद पाकिस्तान के साथ गद्दारी की थी, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे अहम रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिया के पास रह गए। एक गुरदासपुर और पठानकोट का तहसील जहाँ से कश्मीर का रास्ता मिलता था, और दूसरी तरफ फिरोज़पुर जहाँ से हमें पानी मिलता था, ये दोनों के दोनों इनने विड्रॉ किए उन लोगों ने, और उनके साथ किसी ने कोई बात नहीं की, बल्कि उनको तमगे दिए गए, इनामात दिए गए। फिर यूजीन ने, जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था, उसने पाकिस्तान के 3 दरिया फ़रोख्त करवाए जबरन। किसी सिविलियन वज़ीर, जनाब नवाबज़ादा लियाकत अली खान से लेकर फिरोज़ खान नून तक किसी ने भी हाँ नहीं की, और उस 14 साल उसको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट रखा गया ताकि ये सौदा करवाए, और उसने सौदा कराया, और पाकिस्तान के 3 दरिया 87 लाख रुपए में फ़रोख्त किए गए। फिर वक्त गुजर रहा है और क्या क्या हुआ इस मुल्क के साथ। आज हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी सड़कें, शाहराहें, हमारी इमारतें, हमारे क्लब्स गिरवी रखे जा रहे हैं और रखे जाने की बातें हो रही हैं। सर माजी में भी तो हुआ नहीं सब कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि माजी में हुआ, गलत हुआ, आज हो रहा है, गलत हो रहा है। आपकी पॉलिसीज गलत हैं, आपने वो पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं की हैं, आपकी गुलाम पॉलिसीज हैं, डिक्टेटेड पॉलिसीज हैं। तो आप अपनी पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, आप अपनी एक खुद मुख्तार कौम की हैसियत अख्तियार नहीं करते हैं, वो किसी का भी दौर हो। जब आप इंडिपेंडेंट सॉवरेन पॉलिसीज लेते हैं, अच्छा मुझे बता दें, आप हमारा रिमिटेंसेस तो ढेर लग गए, क्या हमने अपने ख़जाने में इतना इजाफा कर लिया है कि हम कहें कि जी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है हमने उस पर काबू पा लिया है। बसरा साहब तो उस दिन भी शायद पीपल्स पार्टी में थे जब पीपल्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का जो वॉल्यूम था उसके अंदर 2-3 अरब डॉलर का फ़र्क था, वरना हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हाई पीक पर थी, जो आज तक नहीं पहुंची हैं। वो तो हो गया था, और तवज्जो भी नहीं दे रही फिलहाल हुकूमत उसको तवज्जो है ही नहीं। हाँ। मुझे सदमा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ है, और उस दिन मैं ऐलान कर रहा हूँ इसके ऊपर कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा, जिंदा नहीं रहना चाहूँगा जिस दिन हमारे दरिया दोबारा बेचे गए या गिरवी रखे गए। दरियाए सिंध को, दरियाए झेलम को, दरियाए चनाब, दरियाए नीलम को, दरियाए कुन्हार को, दरियाए काबुल को, हमारे किसी भी दरिया को अगर किसी ने गिरवी रखा तो मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझूंगा। और अगर हमारे पहाड़ हैं, कोह हिंदू कश है, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास जो है कराकरम है, इतने बड़े दुनिया के तवील तरीन और बहुत बड़े हमारे सिलसिले हैं पहाड़ों के, हमारा कोह सुलेमान है, हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, हमारा चिल्तन है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स
कोई भी हुक्मरान इनको गिरवी रखे, इनके नीचे खजाने रखे हुए हैं, हम उन खजानों से दस्तबरदार नहीं होना चाहते हैं। ये हमारी जमीन है, मादर वतन है, हमें इसको गिरवी नहीं रखना चाहते हैं। और अगर इनकी पॉलिसीज की वजह से होता है तो ये अपनी पॉलिसियों समेत इस मुल्क को छोड़ दें, नहीं जरूरत है सियासत करने की। मैं क्विकली बसरा साहब आपसे बस ये जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, क्या हुकूमत नजरसानी कर सकती है अपने इस फैसले पर? देखिए सुमैया, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत सोच समझ कर लिया गया है। स्टार्ट में आपको याद होगा जब हमारी इकानमी डिस्टर्ब थी, जब हमने हुकूमत संभाली, आज तक वो तनकीद हो रही है कि आपको फौरी IMF के पास जाना चाहिए था। उस वक्त भी हम ये सोच रहे थे कि हमने IMF जो है जिसने पहले हमें जकड़ा हुआ है, पूरा मुल्क पहले गिरवी रख दिया गया उसके पास, जिसकी वजह से आज हम मुसीबत में, हमने अपने जो वो ममालिक जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त के साथी हैं, हम उनसे रब्ता किया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, लेकिन वो सफिशिएंट सपोर्ट नहीं थी। अल्टीमेटली हमें IMF के जान पास जाना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए पॉलिसीज को, कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। सुनिए सुमैया, एक फिक्रा, जल्दी से मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी सुमैया एक फिक्रा, बस सिर्फ एक फिक्रा कहूंगा। मुश्किल फैसला है, बहुत ही मुश्किल फैसला था हमारे लिए ये जो लगारी साहब बात कर रहे हैं, मुझे पता है जिस दर्द दिल के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं श्योर करता हूं बहुत जल्द ये जो आज फैसला लिया गया है, इंशाल्लाह जिस तरह हम कर्ज वापस कर रहे हैं ममालिक का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, फौरी तौर पे वापस करने के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। ब्रेक में ले लूं बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, राना एहसान साहब, अखुंजा चट्टान साहब, आप तमाम का शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की क्या मुतालबात हैं इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, नए बजट में हुकूमत ने टैक्सेस में इजाफा किया तो फ्लावर मिल्स मालिकान जो हैं वो भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि खाने पीने की अशिया पर टैक्सेस में इजाफा नहीं किया जा सकता है। हुकूमत ने गंदम पर, टर्नओवर और चोकर पर सेल्स टैक्स लगाया है और ज़ाहिर इस पर एहतजाज भी उनका हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि मिल्स में जो गंदम की वॉशिंग का अमल है उसको भी रोक दिया गया है। एसोसिएशन ये कह रही है कि कल से ग्राइंडिंग भी बंद कर दी जाएगी और जो थैला होगा 20 किलो आटे का थैला, उसमें 60 रुपये उसको महंगा भी कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल भी की जाएगी अगर जब तक ये टैक्स जो है वो वापस हुकूमत नहीं लेती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, ये जो आप लोगों ने अब हड़ताल की कॉल दे दी है, इससे पहले कोई बातचीत करने की कोशिश की? कोई हुकूमत के नुमाइंदगान, उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया, कोई मुज़ाकरात किया आपसे? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने 15 जून को पूरे पाकिस्तान की मीटिंग कॉल की थी। हमने एक लेटर फाइनेंस मिनिस्टर को, एक वज़ीर आज़म को लिखा था। इसीलिए लिखा था कि हमारे मुतालबात सुने जाएं, जो आटे पे टैक्स लगे हैं इसको ना लगाया जाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। अच्छा। ये मजबूरन हमने 24 एंड 25 की एक हड़ताल कॉल की है, टोकन हड़ताल जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लाए अमल इख्तियार करेंगे कि क्या करना हो सकता है। अल्लाह करे इसी दौरान हमें बुला लिया जाए या टेबल टॉक हो जाए, कोई मसले का हल निकल आए। तो आपका मुतालबा असल क्या है? टैक्सेस बिल्कुल ना लगाए जाएं, कम कर दिए जाएं, असल मुतालबा क्या कर रहे हैं आप लोग? देखें जी, एक तो टर्नओवर टैक्स है जो पहले ही ऑलरेडी हम पे है, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 0.025 था, अब 1.025 कर दिया गया। दूसरा एक ऐसी आइटम है चोकर जिसपे सेल टैक्स 17% लगा दिया गया। ये दोनों टैक्सेस हमसे विड्रा कर लें। पहले जो ऑलरेडी टैक्स हम दे रहे हैं, हम वो टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो टैक्स लगेगा इसका जो इफेक्ट है अवाम पे आएगा। 5 रुपए फी केजी अवाम पे आटा महंगा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक गरीब आदमी आटा खा के सोता है। हम नहीं चाहते, इसी पब्लिक से हम हैं कि कौम हमारी आटा महंगा खा के सोए। अगर ये मुतालबा हुकूमत वापस आपका नहीं लेती है, ये टैक्सेस ऐसे ही रहते हैं जैसे कि लगाए गए हैं, तो फिर आप लोगों का अगला लाहेअमल क्या होगा? देखिए, फिर हमने ये अनाउंस किया, ये टोकन हड़ताल हमने अलामती हड़ताल 2 दिन की है। फिर 30 जून को एक हड़ताल करेंगे, अनलिमिटेड हड़ताल होगी। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम हड़ताल कंटिन्यूज रखेंगे।
अच्छा लगारी साहब, ये हुकूमत यही कहती रही टैक्स फ्री बजट होगा, जब पेश हुआ तब भी यही कहा गया, उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरह के होते हैं, जब इम्प्लीमेंट हो रहा होता है वो बजट तो उसके बाद पता चलता है कि जी ये है असल रियलिटी ये है। आज ये फ्लॉर मिल एसोसिएशन जो है वो एहतजाज कर रही है। आटा तो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, कोई भी चीज़ छोड़ी जा सकती है लेकिन रोटी खाना तो नहीं छोड़ सकता गरीब। अब पता चला है जो कुछ छुपा कर इन्होंने रखा था और ऐसा शानदार बजट पेश किया था कि सब तालियां बजा रहे थे, देखो भाई कैसा पाकिस्तान का एक यूनिक अनोखा ज़बरदस्त किस्म का बजट आ गया है और सब तालियां बजाओ। और सब तालियां बजा रहे थे लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा था कि अभी बजट मंजूर नहीं हुआ है, उससे पहले पेट्रोल बम गिरा, अब ये आटा बम गिरा है। और इनने आटे के ऊपर शरह उसकी देखें, जो चीज़ 0.5% थी, शायद गालिबन इन्हें यही बताया गया, 0.25। हाँ 0.25 थी, अब वो 1.25 कर दी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, दुगनी से ज़्यादा कर दी गई है। ये है एक सूरत हाल। दूसरी बात ये जो इनने जनरल सेल्स टैक्स के बारे में कि वो लगा दिया गया है कि आप असल में ये नहीं लगता है कि हुक्मरान चाहते क्या हैं। वो पिछली गुफ्तगू में भी बातें हो रही थी, अब भी बड़े बड़े सवालात मौजूद हैं। भाई माफियाज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन ये आकर लोगों के गर्दन पकड़कर बैठ जाते हैं कि तुम्हारी जेब से निकालेंगे, जबकि उनकी जेब में कुछ नहीं रहा है। जो शख्स 25,000 रुपये, आपने कहा ये 20,000 रुपये, अगर वो 20,000 रुपये कमाता है, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में आम आदमी 20,000 रुपये कमा सकता है। दिहाड़ीदार मजदूर इससे कम पैसे लेता है। जो शख्स काम करता है बिल में, फैक्ट्री में, डेली वेजेस पर, वो इससे कम काम करता है। जो शख्स बैठकर सड़क पर जूतियां गांठ रहा है वो इससे कम पैसे लेता है। वो शख्स जो ठेला लेकर खड़ा हुआ है, सारा दिन सब्ज़ी बेचता है, वो इससे कम पैसे लेता है। उसके कमाने के ज़राए बहुत ज़्यादा महदूद होते हैं। और आपके जो टैक्सेस हैं, अखराजात तो रहे एक तरफ, जो आपके टैक्सेस हैं वो लोग उसको नहीं भर पा रहे हैं। तो जब आपको ये एहसास तक नहीं है कि रोटी कैसे खरीदेगा, रोटी खरीद कर खाने वाला, आटा कैसे लेगा, सब्ज़ी कैसे लेगा, वो गोश्त कैसे लेगा, दूध कैसे लेगा, दही कैसे लेगा। ये सब कुछ तो बात की बात है ना लगारी साहब, पहली ज़रूरत है रोटी। हर चीज़ के बगैर इंसान, रोटी के बगैर एक गरीब आदमी नहीं रह सकता। चौधरी साहब, अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप लोग तो हड़ताल का भी ऐलान कर चुके हैं, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि फिर वो हड़ताल जो होगी वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए होगी, सूरत हाल क्या हो सकती है? अगर आटे की कीमत बढ़ानी पड़ी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को, तो वो कितनी बढ़ाई जा सकती है? देखिए जी, मैं फिर बता देता हूँ, 5 रुपए केजी बढ़ाई जा सकती है, जो टैक्स के मद में होगी। ना कि फ्लोर मिल वाले को इसका फायदा होगा, ना फ्लोर मिल वाले की इनकम में इसका कोई इजाफा होगा। ये टैक्सेस की मद में 5 रुपए फी केजी आटे के रेट बढ़ सकते हैं। जो हम कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस गरीब आवाम को ये आटे के रेट बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं। जो रेट बढ़ेंगे, बढ़ने नहीं चाहिए, चूँकि गरीब आदमी आटा ही खा के सोता है। अमीर आदमी तो हर चीज़ खा सकता है, गरीब आदमी आटा खा के सोता है। तो हम तो गरीब आदमी के साथ खड़े हैं, हमने तो पास आन करना है, लेकिन वो गरीब आदमी को पास आन होगा, ये हम चाहते नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वाकई ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा लगाई साहब, खबर ये भी है कि अब जो काबीना है उसने 10 लाख गंदुम दरामद करने का भी फैसला कर लिया है। यानी कि हम बचपन से यही बात सुनते आए, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हम अपनी ही अजनास के हवाले से दरामदाद जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। और अब अगर मैं बात करूँ जुलाई से मई के दौरान, तो 157 अरब 78 करोड़ की गंदुम दरामद की गई। यकम जुलाई से मई 2021 तक 36,12,000 मीट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। और आज भी अब यही बात कर रही है कि 10 लाख गंदुम जो है वो हुकूमत फिर दरामद करेगी। एक हम ज़राई मुल्क हैं, हुकूमत का ये दावा है कि बम्पर क्रॉप हुई है हमारी फसल, ये भी एक दावा है। और ये बताते हैं कि हमारे कोई 90 लाख मैट्रिक टन से भी ज़्यादा हुआ ही है और हमारी ज़रूरियात इसके निस्फ़ हैं, और फिर भी हम दरामद करेंगे। यह है हमारा कमाल। और इस कमाल के पीछे भी एक और कमाल है, वो ये है कि माफियाज को बेनिफिट करना है ना। ये एक ज़माने में हम जनरल ज़िया के दौर में पढ़ा करते थे, हम कॉमर्स पेज पर काम करते थे, तो हमें चलता था कि वो होता था कि सामान की हैंडलिंग कैसी हुई है और कितना सामान उतारा गया, कितना जो है वो चढ़ाया गया।
अब यकीन करें उस वक्त भी यही होता था और आज उससे ज़्यादा ख़तरनाक सा रहता है। कहा जाता था कि 45,000 टन गंदम चढ़ाई गई और 47,000 टन गंदम उतारी गई। भाई यार, खुदा के वास्ते ये जुल्म ना करो। आप एक दफ़ा गंदम चढ़ा कर भेज रहे हो और एक तरफ से गंदम दरामद करके उसको उतार भी रहे हो। और ये हुकूमत ने बना रखा है कि जनाब ये माफिया जो है बरामद करेगी तो कमाएगी, दरामद करेगी तो कमाएगी। और इसलिए ये कह रहे हैं अब आपके पास तो पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा हो चुके हैं ना, तो आपको फिर इस चक्कर में नहीं पड़ना समझ चाहिए। नहीं आता कि एक तरफ तो यही कहा जाता है कि बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, फिर दरामद की बातें भी होती हैं, फिर टैक्सेस भी लगा दिए जाते हैं। ये एक अजीब सी जो है वो सूरत हाल है। हुकूमत को सोचना होगा कि वो किस तरफ आवाम को लेकर जा रही है, खुद उसका रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, आपका चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक हम ले रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे गैस बहरान की। हमारे साथ रहिए। तो नाजरीन, कराची समेत सिंध भर में गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। CNG स्टेशन जो हैं वो 7 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि पूरा महीना इसी तरीके से हो गया है। CNG स्टेशन खुलते हैं, उसके बाद फिर बंद कर दिए जाते हैं और घरों को भी गैस नहीं मिल रही है, सनतों को भी गैस नहीं मिल रही है। बहुत बड़े बहरान जो है उसका खदशा जो है वो पैदा हो गया है। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वजह क्या होती है ये CNG बहरान की? गैस प्रेशर में इतनी कमी क्यों हो जाती है? इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? इसी पर हम बात करेंगे। समीर गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन CNG एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया आपका समीर साहब। वजूहात क्या होती हैं गर्मियों के महीने में गैस प्रेशर कम होना, CNG को भी ना मिलना, CNG भी ना मिलना, बार बार CNG पंप्स बंद हो जाना? इसके पीछे क्या वजह होती है? कोई ख़ास वजह होती है या फिर ये भी कोई जो है वो साजिश होती है कि गैस ना देना इवन के घरों को नहीं मिल रही होती है, सनतों को नहीं मिल रही होती है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें ये साजिश तो नहीं है, लेकिन टोटली मिसमैनेज, टोटली मिसमैनेज। देखिए, ये अब ये बोल ये रहे हैं कि कुनर पनाशी एनुअल टर्न अराउंड पे चली गई है, एनुअल मेंटेनेंस में चली गई, और एंग्रो का जो जहाज है FRSU वो ड्राई डॉक पे जा रहा है, चला गया। तो देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं, ये गैस कंपनी को जो भी आपके गैस सप्लाई कंपनीज हैं, ENPs कंपनी हैं, वो 7 से 8 महीने पहले बताती हैं। और उसके बाद जो FRSU जो ड्राई डॉक पे जा रहा था, उन्होंने 1 साल पहले बताया था। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। जिस वक्त ये चीज़ें इनको 8-8 महीने पहले पता था, तो ये बहुत सिंपल सी बात थी कि FRSU को 10 दिन पहले ड्राई डॉक पे ले जाते या कुनर पचासी को 10 दिन पैक कर देते उसको वहाँ पे उसकी एनुअल मेंटेनेंस, तो बहुत इजीली मेंटेन हो सकता था, इसमें कोई मसला ही नहीं था। लेकिन मिसमैनेज, कोई जो ईमेल्स आती हैं वो उठाए और उन्होंने जंक में डाल दी, और जो उसके बाद जब सर पे आती है तो बोलते हैं ये हो गया, ये हो गया। नहीं तो सर, ये होता कैसे? जानबूझ के इस तरह की मिसमैनेजमेंट की जाती है? ये तो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है कि आपके पास एक ईमेल आ रही है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे, उसको आप इतनी अहमियत नहीं दे रहे, यहाँ तक कि फिर वो बहरान पैदा हो जाता है। बिल्कुल यही। आप देखें, ये जो चीज़ें हैं, ये आप SSGC की मैनेजमेंट से पूछें, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से पूछें कि जी ये जो आपके पास 8 महीने पहले उन्होंने बताया कि कुनर पचासी जून एंड में जून के 20 तारीख को एनुअल मेंटेनेंस पे जाएगी, और FRSU की तो उन्होंने 2 साल पहले बता दिया था। अच्छा। तो इन चीज़ों को एक साथ करने के बजाय आप उसमें उसी वक्त बोल देते कि जी आप 10 दिन पहले कर लें और आप 10 दिन बाद कर लें, तो कोई इशू ही नहीं था। अच्छा, कि टोटली मिसमैनेजमेंट का मामला है या फिर ज़ाहिर है ये हमारे मुल्क में ज़ाहिर सनतें भी हैं, घरों को भी देनी है गैस, फिर CNG पंप्स भी हैं, ये एक हो जाता है, बहरानी कैफियत पैदा हो जाती है, या फिर आप समझते हैं ये सरासर ये मिसमैनेजमेंट का मामला है? टोटली मिसमैनेज, टोटली मिसमैनेज। देखिए, इनके सिस्टम में जो इस वक्त जो गैस इस वक्त है, RLG भी 160 MMCFD आ रही है, और 980 इनके पास 950 तो 1100 MMCFD तो आ रही है। अच्छा। इनके पास शॉर्टफॉल तो 100 का है, तो वो तो अगर ये एक चीज को मैनेज कर लेते, तो कोई शॉर्टेज ही नहीं थी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लगारी साहब, ये अजीब ही मिसमैनेजमेंट सी है कि ना घरेलू सार्फिन को मिलती है, ना सनतों को मिलती है, ना CNG पंप को मिलती है। फिर जो बात अभी समीर साहब कर रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट का मामला है कि चीज़ों को देखा ही नहीं जाता कि आपने जब एक कमी हो रही है तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है। एक तो हुकूमत की तरजीहात में वतन नहीं होता है, हुकूमत की तरजीहात में मुल्क नहीं होता, मुल्क के अवाम नहीं होते हैं। अब जो जिनके पास पावर है, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास अख्तियार है, उनके पास सबसे पहले अपना मफाद, सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम नहीं, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जनाब आप कह रहे थे कि हमने वर्ल्ड आर्डर ले लिए हैं, हमारे पास जो है वो बड़ी पैदा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है आपका वो तो बैठ गया ना, वो तो नहीं अपना मीट कर रहा है। उसने दुनिया भर से कह रखा है कि जी हमने आपको अपने सौदे बेचने, फलां चीज़ हम प्रोड्यूस करके आपको भेजने, उसकी फिनिशिंग करके बेहतरीन करके, वो तो पैदा ही नहीं हो रही है भाई। आपकी गैस की सप्लाई बंद हो गई है, अगर 24 घंटे बंद हो जाए तो आपका करोड़ों का अरबों का नुकसान होता है, और अगर एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए, ये तो इन्होंने गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए बंद किया है और कह रहे हैं कि जनाब मेंटेनेंस की तरफ गए हैं। तो आप तो ग्रेजुअली कर सकते थे चीज़ों को, आप मैनेज कर सकते थे, इस सेक्टर को कर लें, फिर इस सेक्टर को कर लें, फिर इस सेक्टर को कर लें, तो वो तो नहीं कर रहे थे। इस नहज पर चीज़ों को पहुंचा दिया जाता है कि वो फिर एक बहरानी कैफियत सी पैदा हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समीर गुलजार साहब और नज़ीर लगाई साहब, आप दोनों के वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।